नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 2 अगस्त के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस सत्र में हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अरबपतियों का अंतरिक्ष और परमाणु उद्यम, इसको आधार बना करके एक एडिटोरियल लिखा गया है, हम उसकी चर्चा करेंगे। अखिल भारतीय कोटा मेडिकल सीटों में ओबीसी के आरक्षण को केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, इसको लेकर के एक एडिटोरियल आया है, हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। स्तनपान के क्या लाभ होते हैं, इसको आधार बना करके एक एडिटोरियल लिखा गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। कम विकास और उच्च मुद्रास्फीति, इस पर चर्चा करते हुए एक एडिटोरियल लिखा गया है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा भारत के द्वारा जो यूएनएससी की प्रेसिडेंसी ग्रहण की गई है, उसको लेकर के जो न्यूज़ आया है, हम उसको भी यहाँ पर देखेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान के द्वारा गिलगिट बल्तिस्तान को नया दर्जा देने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसके ऊपर जो न्यूज़ है, हम उसकी भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के द हिंदू समाचार पत्र के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द ड्रॉ ऑफ स्पेस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेफ बेजोस और बिल गेट्स के द्वारा स्पेस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में बहुत सारा निवेश किया जा रहा है, और इसी को देखते यहाँ पर चर्चा की गई है और कहा गया है कि अभी यह देखा जाना बाकी है कि इन लोगों के द्वारा जो स्पेस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जो निवेश किया जा रहा है, उसके कारण मानव जाति को क्या लाभ पहुंच सकता है। आप सभी जानते हैं कि बिल गेट्स के द्वारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के निर्यात की संभावना को देखते हुए अपना एक नया परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया गया है, और इसी को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर एटॉमिक एनर्जी का भविष्य क्या है और किसको नजर में रखते हुए बिल गेट्स ने परमाणु रिएक्टर में यानी कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में निवेश करने का फैसला लिया है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर परमाणु ऊर्जा के भविष्य को लेकर के चर्चा की गई है, और यहाँ पर यह बताया गया है कि 2007-8 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तत्कालीन महानिदेशक मोहम्मद अलबर्दई ने 2020 और उसके बाद परमाणु ऊर्जा का क्या भविष्य होगा, इसके लिए कुछ लोगों की एक समिति बनाई थी। और इस समिति ने अपने रिपोर्ट में यह कहा था कि चूंकि ऊर्जा की मांग पूरी दुनिया में बढ़ रही है और जलवायु परिवर्तन के खतरे सबके सामने आ चुके हैं, और इसको देखते हुए परमाणु ऊर्जा के विस्तार का बहुत बड़ी संभावना है। यानी कि जो 21वीं सदी का जो दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक है ऊर्जा की मांग और दूसरा है जलवायु परिवर्तन, इन दोनों को देखते हुए परमाणु ऊर्जा एक अच्छा विकल्प है, जिससे ना तो वातावरण को कोई ज्यादा नुकसान होता है, और इसके कारण वैसे देश जो बहुत तेजी से विकास करना चाहते हैं, जिनकी ऊर्जा जरूरतें बहुत ज्यादा है, जैसे भारत, इन देशों में परमाणु ऊर्जा के विस्तार की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में जो भी संभावनाएं व्यक्त की गई थी, वो 2011 के बाद चेंज हो गई, क्योंकि 2011 में जापान के फुकुशिमा जो परमाणु संयंत्र है, उसमें एक दुर्घटना हुई, और उसके बाद से परमाणु ऊर्जा को लेकर के पूरी दुनिया की जो धारणा है वो बदल गई। और यहाँ पर कहा गया है कि 2011 में जो फुकुशिमा में दुर्घटना हुई थी, उसके कारण बहुत सारे देशों ने परमाणु ऊर्जा को छोड़ने का फैसला ले लिया, और जिसके कारण परमाणु ऊर्जा को तेजी से बढ़ने की जो योजना थी, उसको बहुत बड़ा झटका लगा। और यहाँ पर आईएईए के द्वारा एक और आर्टिकल पेश किया गया जिसका शीर्षक है फुकुशिमा के 10 साल के बाद परमाणु ऊर्जा, जिसमें कहा गया है कि फुकुशिमा में जो दुर्घटना हुई थी, उसके कारण पूरा का पूरा विश्व जो है वो परमाणु सुरक्षा के ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस किया, और इसके कारण कई देशों ने परमाणु ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का विकल्प चुना। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि पूरी दुनिया को अगर देखा जाए तो सिर्फ चीन, रूस और भारत ऐसे देश है जहां पर परमाणु ऊर्जा को लेकर के काम किया जा रहा है, बाकी अन्य देशों में परमाणु उद्योग ठप पड़ा हुआ है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 10 साल बीतने के बाद जब परमाणु सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे प्रयास किए गए, और जब से ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है पूरी दुनिया के सामने आया है, उसके बाद फिर से परमाणु ऊर्जा के ऊपर चर्चा शुरू हो गई है।
और परमाणु ऊर्जा को फिर से जलवायु अनुकूलन ऊर्जा का विकल्प मान करके बहुत सारे देशों के द्वारा अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी को देखते हुए संभावना जताई गई है कि फुकुशिमा के 10 सालों के बाद हो सकता है कि दुनिया में फिर से परमाणु ऊर्जा को लेकर के चर्चा शुरू हो और ये जो बुरा समय था परमाणु ऊर्जा को लेकर के वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि परमाणु ऊर्जा की क्षमता को लेकर के अभी भी पूरी दुनिया में अनिश्चितता बनी हुई है। और यहाँ पर गेट्स के द्वारा जो नया कंपनी खोला गया है उसका भी चर्चा किया गया और कहा गया है कि ऐसी संभावनाओं के कारण ही बिल गेट्स के द्वारा एक कंपनी का निर्माण किया गया जो कि एक परमाणु कंपनी है जिसका नाम है टेरा पावर। यहाँ पर गेट्स का मानना है कि उनके द्वारा जो बनाया गया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो मौजूदा बड़े रिएक्टरों की जगह लेगा। चूंकि ये रिएक्टर बहुत ही सस्ते होंगे, छोटे होंगे, सुरक्षित होंगे, इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में इसे बहुत ज्यादा ग्राहक मिलेंगे। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जिस तरीके से अमेरिका परमाणु रिएक्टर के मामले में रूस और चीन से पिछड़ चुका है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूस और चीन के रिएक्टर ज्यादा देशों के द्वारा खरीदे जा रहे हैं और यहाँ पर जो अमेरिका है वो इन देशों की तुलना में इस स्पर्धा में पिछड़ गया था। और अगर गेट्स के द्वारा जो कंपनी बनाई गई है वो अच्छा करती है तो फिर से संयुक्त राज्य अमेरिका रूस और चीन के मुकाबले में अच्छी स्थिति में होगा। यहाँ पर एक और लाभ का जिक्र किया गया और कहा गया है कि ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अमेरिकी सेना के जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। यानी कि 3 प्रमुख कारण का यहाँ पर जिक्र किया गया जिसके कारण गेट्स की जो योजना है वो सफल हो सकती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो विकासशील देश हैं उनकी ऊर्जा जरूरतें बहुत ही ज्यादा हैं और जिसको देखते हुए उन्हें परमाणु ऊर्जा की तरफ जाना ही होगा। आप देख रहे होंगे कि भारत में जो है अभी भी परमाणु ऊर्जा को लेकर के बहुत सारे काम किए जाते हैं। भले ही पर्यावरण के कारण नए परमाणु रिएक्टरों को यहाँ पर मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन अभी भी भारत में परमाणु ऊर्जा की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं और इसी को देखते हुए गेट्स का मानना है कि भारत जैसे देश उनके रिएक्टर को खरीदेंगे। और इन्हीं सब बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया और कहा गया है कि अरबपतियों के द्वारा जो स्पेस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पैसा लगाया जा रहा है, नई कंपनियों का निर्माण किया जा रहा है, उसे देखना भी बाकी है कि आखिर इससे मानव जाति को कितना फायदा हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये, परमाणु ऊर्जा को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। आइए अब एक और एडिटोरियल पर चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पे एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है लॉन्ग ओवरड्यू और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। इस एडिटोरियल में अखिल भारतीय कोटा मेडिकल सीटों में ओबीसी आरक्षण का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि यहाँ पर जो ओबीसी आरक्षण दिया गया है वो एक तरीके से भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त करता है। आपको पता होगा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए एक समान परीक्षा के लिए अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों के लिए आरक्षण को मंजूरी दी है और इसी को लेकर के यहाँ पर चर्चा किया गया है और कहा गया है कि जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों को अखिल भारतीय कोटा में जो आरक्षण देने का फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा वो बहुत ही सराहनीय कदम है और वह एक तरीके से भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त करता है। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये अखिल भारतीय कोटा क्या है। आप सभी को पता होगा कि पूरे देश भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए एक ही परीक्षा होती है जिसे हम नीट कहते हैं, लेकिन राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की सीटों का एक हिस्सा अपने अपने राज्यों के रहने वाले छात्रों के लिए आरक्षित होता है। इसे एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए कर्नाटक में 100 सीटें हैं मेडिकल की। इन सीटों पर जो चयन है वो नीट के माध्यम से ही होता है, लेकिन इन 100 सीटों में से कुछ सीटें कर्नाटक सरकार के द्वारा अपने राज्य के ओबीसी एससी एसटी के लिए जो है आरक्षित किया जाता है और इनमें से कुछ सीटें जो है अखिल भारतीय कोटा में दिया जाता है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर अंडर ग्रेजुएट की सीटें हैं तो इन सीटों का 15% यानी कि अगर 100 सीटें हैं तो लगभग 15 सीटें जो हैं अखिल भारतीय कोटा में चला जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएट में अगर 100 सीटें हैं तो यहाँ पर 50% यानी कि 50 सीटें जो हैं अखिल भारतीय कोटा में चला जाएगा। यानी कि कर्नाटक राज्य के इस मेडिकल कॉलेज से अंडर ग्रेजुएट में और पोस्ट ग्रेजुएट में लगभग 65 सीटें जो हैं अखिल भारतीय कोटा में चली जाएंगी। और इसी तरीके से जो बाकी राज्य के मेडिकल कॉलेज है वो भी अपने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों का एक हिस्सा जो है अखिल भारतीय कोटा में समर्पित करते हैं
और इन सभी को मिलाकर के अखिल भारतीय कोटा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपको समझना बहुत ही जरूरी था कि आखिर ये अखिल भारतीय कोटा क्या है। ये जो अखिल भारतीय कोटा है, इस योजना की शुरुआत 1986 में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के द्वारा की गई थी और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि एक दूसरे राज्य के छात्र जो है एक दूसरे राज्य के अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाकर के पढ़ सकें, उन्हें ये अवसर मिलना चाहिए। उसको देखते हुए ऑल इंडिया कोटा का निर्माण करना चाहिए और उसी के आधार पर 1986 में ऑल इंडिया कोटा का निर्माण किया गया। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए बिहार का एक छात्र जिसने कि नीट के एग्जाम को क्वालिफाई किया है और उसके मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं और वो चाहता है कि वो तमिलनाडु के, कर्नाटक के किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाकर के पढ़े। और अगर वो छात्र बहुत ही अच्छा नंबर लाता है तो उसे कर्नाटक के किसी एक मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा में जो है एडमिशन मिल जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि मान लीजिए कर्नाटक सरकार के द्वारा एक मेडिकल कॉलेज चलाया जाता है जिसमें 100 सीटें हैं, जिसकी 15 सीटें जो हैं ऑल इंडिया कोटा में है। तो यहाँ पर वो बिहार का रहने वाला छात्र अगर बहुत अच्छे नंबर लाता है तो उसे जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के तहत एडमिशन मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर कर्नाटक का कोई स्टूडेंट महाराष्ट्र किसी कॉलेज में जाकर के पढ़ना चाहता है तो यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा है उसमें जो है वो जाकर के एडमिशन ले सकता है। तो यहाँ पर इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में AIQ योजना यानी कि ऑल इंडिया कोटा योजना की शुरुआत की थी, जो कि एक सराहनीय कदम था। लेकिन यहाँ पर जो है आरक्षण को लेकर के जो है मामला फंस गया। आइए समझ लेते हैं कि आखिर ऑल इंडिया कोटा की जो सीटें हैं उसमें आरक्षण कैसे दिया जाता है। 2007 तक इस AIQ कोटा में जो सीटें थी उसके अंदर कोई भी आरक्षण लागू नहीं किया गया था। लेकिन 31 जनवरी 2007 को सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि AIQ में अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% का आरक्षण दिया जाए। यानी कि 2007 तक AIQ में जो भी सीटें थी उस पर कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इन AIQ की सीटों पर जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया जाने लगा। लेकिन अभी भी OBC को जो है यहाँ पर आरक्षण नहीं दिया जा रहा था। अगर हम बात करें 2007 की तो उसी वर्ष केंद्र सरकार ने शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2007 पारित किया था, जिसमें केंद्र सरकार के संस्थानों में OBC छात्रों को 27% आरक्षण प्रदान किया गया। यानी कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो कॉलेजेस चलाए जा रहे हैं वहां पर OBC छात्रों को 27% का आरक्षण दिया गया। लेकिन आप सभी जानते हैं कि AIQ में यानी कि ऑल इंडिया कोटा की जो सीटें हैं वो राज्य के कॉलेजों के द्वारा समर्पित की जाती हैं। यानी कि अलग अलग राज्यों के जो मेडिकल कॉलेज हैं जिन्हें उस राज्य के सरकार के द्वारा जो है चलाया जा रहा है, वहां की जो सीटें हैं वो ऑल इंडिया कोटा में रहती हैं और इसीलिए ये जो फैसला था वो AIQ में लागू नहीं हो पाया। आगे चल करके 2019 में सरकार के द्वारा EWS कोटा भी केंद्र सरकार के संस्थानों में दिया जाने लगा। लेकिन ये जो EWS कोटा है वो भी AIQ में अभी नहीं लागू किया गया था और इसी को देखते हुए जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। यानी कि ऑल इंडिया कोटा में OBC आरक्षण और EWS आरक्षण को लेकर के मांग शुरू हो गई थी। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आखिर जो सरकार के द्वारा अभी फैसला लिया गया है कि AIQ कोटा में जो है OBC को और EWS को आरक्षण दिया जाएगा, उसके क्या कारण हैं। यहाँ पर निर्णय के कारणों की चर्चा की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि पिछले साल जुलाई में DMK और उनके सहयोगी के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी और उस पर मद्रास उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था कि AIQ में OBC छात्रों को आरक्षण दिया जाए। यहाँ पर मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था कि चूंकि अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, इसीलिए इस आरक्षण को जो है 2021-22 में लागू किया जाएगा। लेकिन जब 13 जुलाई को नीट 2021 की अधिसूचना जारी की गई, उसमें जो है ऑल इंडिया कोटे में OBC आरक्षण के प्रावधान का जिक्र नहीं किया गया और इसको देखते हुए DMK के द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद भी केंद्र सरकार के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें OBC को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है और इसी को लेकर के
मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था और इसी बीच केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया कि ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें कही गई है जिसको समझना आपको बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से ऑल इंडिया कोटा में जो आरक्षण दिया जा रहा है उससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और ओबीसी को जो है बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और इसीलिए यहाँ पे शुरुआत में ये कहा गया है कि अखिल भारतीय कोटा मेडिकल सीटों में ओबीसी आरक्षण एक भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है जिसे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। आइए एक और एडिटोरियल की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 में एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से स्तनपान माता के लिए और शिशु के लिए दोनों के लिए फायदेमंद है। यहाँ पर यूनिसेफ का जिक्र किया गया और कहा गया है कि यूनिसेफ का कहना है कि स्तनपान माता और शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है और अगर शिशुओं को स्तनपान कराया जाए तो उनका जो स्वास्थ्य का विकास है वो अच्छे तरीके से होता है। यहाँ पर यूनिसेफ के द्वारा ये भी कहा गया है कि बच्चे के जन्म होने के 1 घंटे के भीतर उसे स्तनपान कराया जाना चाहिए और उसके जीवन के पहले 6 महीनों में विशेष रूप से स्तनपान पर ध्यान देना चाहिए और 6 महीने के बाद स्तनपान के साथ साथ उस बच्चे को भोजन भी देना चाहिए जिससे कि उसका जो विकास है वो अच्छे तरीके से हो सके। और यहाँ पर कहा गया है कि स्तनपान कराने से बच्चों में संक्रमण, एलर्जी, कैंसर, मोटापे जैसी बीमारियां नहीं हो पाती क्योंकि स्तनपान से इन बच्चों में इसके लिए प्रतिरक्षा। यहाँ पर यह भी कहा गया कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए भी स्तनपान बहुत ही जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा कि स्तनपान सिर्फ बच्चों के लिए नहीं माँ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है और कहा गया है कि ये माँ के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि अगर कोई माता स्तनपान कराती है तो उसके कारण माँ में जो स्तन कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी जो बीमारियां हैं वो नहीं हो पाती हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि स्तनपान के कारण माताओं में वजन जो है घटने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही तेज हो जाती है, प्रसवोत्तर रक्तस्राव कम हो जाता है और ये सारे फायदे जो है माँ को होते हैं। यहाँ पर द लैंसेट पत्रिका में छपे एक इंपॉर्टेंट डेटा का जिक्र किया गया और कहा गया है कि स्तनपान को बढ़ावा देने से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में लगभग $3 बिलियन का इजाफा हो सकता है और हर साल 8,20,000 बच्चों को मृत्यु से रोका जाता है। यानी कि यहाँ पर जो शुरुआती भाग है इस एडिटोरियल का वहां पर स्तनपान के बहुत सारे फायदों को बताने का प्रयास किया गया है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि चूंकि स्तनपान के इतने सारे फायदे होते हैं फिर भी अगर देखा जाए तो विश्व स्तर पर केवल 25 से 40% शिशुओं को ही स्तनपान कराया जाता है। और यहाँ पर कहा गया है कि 17वीं और 19वीं शताब्दी में दूध पिलाने की बोतलें और फॉर्मूला दूध को जो है आक्रामक रूप से अपनाया गया, उसका आक्रामक रूप से प्रचार किया गया जिसके कारण स्तनपान में कमी आई। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 19वीं शताब्दी के अंत में जब देखा गया कि शिशु मृत्यु दर बढ़ रहा है और जब बच्चे बड़े होते हैं उनमें रोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो यहाँ पर बचपन में उन्हें जो स्तनपान के बजाय बोतल से जो दूध पिलाया गया था उसे जिम्मेदार ठहराया गया और इसके कारण जो है पूरी दुनिया में स्तनपान कराने पर जोर देने के लिए योजनाएं बनाई जाने लगी। और इसी को देखते हुए 1991 में वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन यानी कि WABA जिसे हम शॉर्ट में वाबा कहते हैं उसकी स्थापना की गई। और यहाँ पर 1992 में वाबा और यूनिसेफ ने मिलकर के हर साल अगस्त के पहले सप्ताह के दौरान विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने की शुरुआत की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसे इस एडिटोरियल में दिया गया है और आप सभी को पता होगा कि अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है उसे विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है शुरुआत से ही कि आखिर क्यों वाबा और यूनिसेफ के द्वारा अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान के रूप में शुरुआत किया गया और मनाया जाता है। यहाँ पर भारत का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि भारत ने भी 1992 में शिशु दूध विकल्प, दूध पिलाने की बोतलें और शिशु खाद्य अधिनियम को अधिनियमित किया और इसमें बहुत कड़े प्रावधान किए गए। लेकिन इन सभी के बावजूद भी पूरी दुनिया में जो स्तनपान का जो रेट है वो गिर रहा है।
यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय परिवार सुरक्षण के 5वें भाग का जिक्र किया गया है, जिसके आंकड़ों से पता चलता है कि 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से 12 राज्यों में स्तनपान में गिरावट आई है, जबकि संस्थागत जन्मों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। यानी कि जो बच्चे हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होने के बावजूद 12 ऐसे राज्य हैं हमारे देश में जहां पर स्तनपान में गिरावट आई है। और इन्हीं सब इंफॉर्मेशन का यहाँ पर जिक्र किया गया है और कहा गया है कि जो स्तनपान है वो बच्चे के लिए अमृत के समान है, इसके बहुत सारे फायदे हैं और इसको देखते हुए पूरी दुनिया में स्तनपान को बढ़ावा देने के ऊपर योजनाएं बनानी चाहिए, उसे बढ़ावा देने के ऊपर काम करना चाहिए। इस एडिटोरियल के सबसे अंतिम भाग में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर इस साल का जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है उसके थीम के ऊपर चर्चा की गई है और उसका थीम है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग, अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइए एक और एडिटोरियल की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 में एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है अ साइकिल ऑफ लो ग्रोथ एंड हायर इन्फ्लेशन। ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इस पर बहुत दिनों से चर्चा हो रही है जिस तरीके से कोविड-19 के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है और जिस तरीके से भारत में महंगाई देखी जा रही है उस पर बहुत सारे एडिटोरियल आए हैं और इनमें से कुछ बातों पर हमने पहले ही चर्चा कर लिया है, लेकिन यहाँ पर एक नई बात उठाने का प्रयास किया गया है जिसे कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि हाल के दिनों में कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि सरकार को अर्थव्यवस्था के साथ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, यह अपने आप पुनर्जीवित हो जाएगी। और यहाँ पर यह तर्क दिया जा रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, यानी कि जो महामंदी आई थी, वो अपने आप ही ठीक हो गया, उसी तरीके से भारत में जो मंदी है, जो महंगाई है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। सरकार को बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और इसी की यहाँ पर आलोचना की गई है और कहा गया है कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जो अमेरिका में महामंदी आई थी वो अपने आप ठीक हो गया था, उसी तरीके से भारत में भी जो मंदी है वो ठीक हो जाएगी, ये जो मानना है बहुत ही गलत है। और यहाँ पर इसको लेकर के आलोचना की गई और कहा गया है कि अमेरिका से इसकी तुलना करना गलत है, क्योंकि जो अमेरिका में महामंदी आई थी अगर उसका हम कंपेयर करें भारत के आज के स्थिति से तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि उस समय अमेरिका के अर्थव्यवस्था को उठाने में द्वितीय विश्व युद्ध का बहुत ज़्यादा योगदान था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ा था जिसका फायदा अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हुआ था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था उस महामंदी से निकल पाई थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज यहाँ पर कोई भी युद्ध नहीं हो रहा है जिससे कि भारत में जो है डिमांड बढ़ जाए, या फिर दुनिया के किसी हिस्से में युद्ध नहीं हो रहा जिसके कारण जो मांग है वो पैदा हो जाए और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सुधर जाए। यहाँ पर कहा गया है कि कोविड-19 के कारण भारत सहित पूरी दुनिया में डिमांड में कमी आई है और इसका एक एग्जाम्पल है कि पूरी दुनिया में आपको देखने को मिल रहा है कि लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है और जहां पर नौकरियां बरकरार है वहां पर पेमेंट कट यानी कि वेतन में कटौती की गई है। यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई भी कारण नहीं है आज के विश्व में जिसके कारण पूरे विश्व में डिमांड बढ़ जाए और पूरा का पूरा विश्व सहित भारत जो है वो आर्थिक मंदी से बाहर आ जाए। यहाँ पर कहा गया है कि भारत में जो मुद्रा स्फीति है यानी कि महंगाई है वो बहुत ही ज़्यादा है और महंगाई का जिक्र करते हुए इस एडिटोरियल में कहा गया है कि हमारे देश में जो महंगाई है वो दो कारणों से है। एक तो वस्तुओं की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और दूसरा जो परिसंपत्तियां हैं उनके मूल्य में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। यानी कि इन दोनों के कारण जो है हमारे देश में मुद्रा स्फीति यानी कि महंगाई देखी जा रही है। इस एडिटोरियल में यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के द्वारा भारत में कुछ निवेश किया गया है, लेकिन इसका फायदा जो है वो बड़े लोगों को मिल रहा है, जो मिडिल क्लास है उसको इसका फायदा नहीं मिला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में अधिकतर लोग शेयर और बॉन्ड में जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हुई है उसका फायदा जो है सिर्फ और सिर्फ उच्च वर्ग को मिल रहा है, वो अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन जो मध्य और निम्न मध्य वर्ग है उसको इसका फायदा नहीं मिल रहा है। उल्टे जो यहाँ पर मिडिल और लोअर मिडिल क्लास है वो इनडायरेक्ट टैक्स और महंगाई के कारण बहुत ही परेशान है और इसके कारण जो है इस वर्ग में
जो संपत्ति है उसका भी क्षरण हो रहा है, उसका भी नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो मिडिल इनकम क्लास है, जो गरीब है, वो और गरीब होता जा रहा है। यहाँ पर जो दूसरे कारण की चर्चा की गई है वो है ईंधन की कीमतें। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो ईंधन की कीमतें हैं वो पिछले दिनों बहुत ज्यादा बढ़ाई गई और हमारे देश में जो महंगाई देखी जा रही है उसमें बहुत बड़ा कारण जो है ईंधन की कीमतें हैं। क्योंकि अगर आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है तो यहाँ पर मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी देखी जाती है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण जो आपूर्ति श्रृंखला है उसमें बाधा पहले से ही मौजूद था और यहाँ पर जो ईंधन की कीमतें बढ़ाई गई हैं उसके कारण परिवहन में जो लागत है उसमें भी वृद्धि हुई है और इन दोनों ने मिल करके हमारे देश में मुद्रास्फीति को बढ़ाया है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ईंधन में जो कीमतों में वृद्धि हुई है उसके कारण आम जनता का जो मासिक खर्च है उसमें वृद्धि हुई है, जिसके कारण मजदूरी की मांग भी बढ़ गई है। चूंकि मासिक खर्च बढ़ गया है तो वे चाहते हैं कि उनकी मजदूरी में भी वृद्धि हो, जबकि यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर मजदूरी में कोई वृद्धि तो हो नहीं रही है, उल्टे जिनको जितनी सैलरी मिलती थी उसमें भी कमी आ गई है। यानी कि जो जनता है उसके पास मांग को बढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। यहाँ पर जो तीसरे कारण की चर्चा की गई है वो है ब्याज दरें। आप सभी जानते हैं कि जब भी महंगाई बढ़ती है तो सेंट्रल बैंक के द्वारा लिक्विडिटी को कम करने का प्रयास किया जाता है, यानी कि टाइट मनी पॉलिसी को अपनाया जाता है। और ऐसा करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो कभी कभी रेपो रेट को बढ़ाता है, जिसके कारण बैंकों का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ जाता है। और यहाँ पर कहा गया है कि अभी जो सिचुएशन है उसमें अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण जो कर्ज है अगर वो महंगा हो जाता है तो इसके कारण भी हमारे देश में मांग को बढ़ाने में बहुत ज्यादा बाधा उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि अगर कर्ज महंगा होगा तो लोगों के द्वारा जो लोन लेने की प्रक्रिया है वो भी कम हो जाएगी और जिसके कारण जो हमारे देश में डिमांड है वो भी घट सकता है। तो यहाँ पर जो तीसरा कारण है वो है ब्याज दरें और यहाँ पर जो चौथे कारण का जिक्र किया गया है वो है एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और यहाँ पर कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान जो छोटे उद्योगों पर असर हुआ, जो एमएसएमई पर असर हुआ, उसको दूर करने के लिए सरकार के द्वारा उन्हें सीधे सब्सिडी ना दे करके ऋण की पेशकश की गई। यानी कि बैंकों के द्वारा इन एमएसएमईज को बहुत ज्यादा ऋण दिया जा रहा है और आप सभी जानते हैं कि अभी उद्योगों की स्थिति अच्छी नहीं है। यानी कि ये जो सार्वजनिक बैंकों के द्वारा ऋण दिए जा रहे हैं इन एमएसएमईज को वो एनपीए में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी कि ये जो उद्योग हैं वो बैंकों का पैसा समय पर वापस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है और जिसके कारण हमारे देश में जो सार्वजनिक बैंक है खास करके उनके एनपीए में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर कहा गया है कि सरकार को कर्ज देने के बजाय इन उद्योगों को सब्सिडी देना चाहिए था, इन्हें टैक्स में छूट देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उल्टा काम किया और उन्होंने भारी मात्रा में सार्वजनिक बैंकों का पैसा उठा करके इन उद्योगों को दिया है और ये पूरी संभावना है कि इसमें से अधिकतर पैसा एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चार ऐसे कारण है जिसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है और बताने का प्रयास किया गया है कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि सरकार को अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप पुनर्जीवित हो जाएगा। और इसके लिए जो अमेरिका की मंदी का जिक्र किया जाता है वहां का जो सिचुएशन था और अभी का जो सिचुएशन है वो दोनों अलग अलग हैं। अगर सरकार ने सही कदम नहीं उठाया तो हमारी अर्थव्यवस्था मंदी से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी। आइए अब कुछ न्यूज पे भी चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 9 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है यूएनएससी प्रेसिडेंसी और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि भारत ने रविवार को अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है और यहां पर कहा जा रहा है कि भारत जो है समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा जो है यूएनएससी में करेगा और वो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। और यहाँ पर खास करके चर्चा की जा रही है समुद्री सुरक्षा। आप सभी जानते हैं कि साउथ चाइना सी में जिस तरीके से चीन अपना दादागिरी करता है उसको देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि भारत समुद्री सुरक्षा पर जो है कैसे फैसले लेता है और चर्चा कराता है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि भारत को अफगानिस्तान, म्यांमार
और यमन में जो संघर्ष है उस पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सीरिया की समस्याओं का अस्थायी समाधान खोजना चाहिए। यहां पर इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सुरक्षा परिषद में लेबनान, सोमालिया, माली को लेकर के भी बहुत सारे प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है और इसको लेकर के जो भारत की तैयारी है उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। और यहाँ पर हमारे विदेश मंत्री के द्वारा कहा गया है कि भारत अपने जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो इस न्यूज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है इंटरनेशनल रिलेशन में। आइए एक और न्यूज की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 11 में एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है पाकिस्तान फाइनलाइज बिल टू ग्रांट न्यू स्टेटस टू गिलगिट बल्तिस्तान। और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के द्वारा जबरन कब्जे में रखा गया है जिसे हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। और यहाँ पर उसका एक हिस्सा है गिलगिट बल्तिस्तान। इसे जो है एक प्रोविंशियल स्टेटस देने के लिए पाकिस्तान के द्वारा कोशिश की जा रही है जिसका कि भारत ने बहुत कड़ा विरोध किया है। यहाँ पर भारत के द्वारा पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया गया है कि जो गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और इसको देखते हुए पाकिस्तान की सरकार गिलगिट बल्तिस्तान को लेकर के कोई भी फैसला नहीं ले सकती और उसे इस रीजन को खाली कर देना चाहिए। यहाँ पर पाकिस्तान के समाचार पत्रों का हवाला देकर के बताया गया है कि गिलगिट बल्तिस्तान में जो सुप्रीम एपलेट कोर्ट है उसे जो है खत्म कर दिया जाएगा और वहां का जो इलेक्शन कमीशन है उसे पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। तो इस न्यूज को भी आपको ध्यान में रखना है और इसका असर जो है वो भारत और पाकिस्तान के रिलेशन पर बहुत ही बुरा पड़ने वाला है अगर पाकिस्तान ने गिलगिट बल्तिस्तान को पाकिस्तान का राज्य घोषित किया तो। आइए अब आज के समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, अखिल भारतीय कोटा मेडिकल सीटों में ओबीसी आरक्षण एक भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त करता है। इस कथन का आपको यहाँ पर विश्लेषण करना है। तो जैसा कि हमने इस पर चर्चा किया, मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया कि आखिर ये ऑल इंडिया कोटा है क्या और किस तरीके से इसमें बहुत सारे विरोध प्रदर्शनों के बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटा को अभी जारी किया गया है। इन सभी बातों का आप यहाँ पर जिक्र करें और ये समझाने का प्रयास करें किस तरीके से यहाँ पर जो ओबीसी आरक्षण लागू किया गया है उसके कारण जो छात्रों को लेकर के भेदभावपूर्ण नीति है वो समाप्त हो सकती है और इसी को लेकर के आपको अपनी बातें कहनी है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में अरबपति उद्यमियों ने महत्वाकांक्षी पहलों के माध्यम से अंतरिक्ष और परमाणु डोमेन में प्रवेश किया है। इन उपक्रमों से मानव जाति को किस हद तक लाभ हो सकता है, इस पर चर्चा करें। तो सबसे पहले एडिटोरियल में हमने इस पर चर्चा किया था और आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो ये उद्यमियों के द्वारा अंतरिक्ष में और परमाणु टेक्नोलॉजी में निवेश किया जा रहा है उसका जो है मानव जाति को किस तरह से फायदा हो सकता है, इन सभी का यहाँ पर आपको जिक्र करना है। तो अपनी बातों को यहाँ पर रखते हुए आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि अंतरिक्ष में निवेश करने से जो अंतरिक्ष का जो शांतिपूर्ण उपयोग है वो बढ़ सकता है। अगर परमाणु डोमेन में उद्योगपतियों के द्वारा पैसा लगाया जा रहा है तो यहाँ पर जो परमाणु रिएक्टर हैं उसकी जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जाएगी। परमाणु रिएक्टर लगाने में जो खर्च होता है उसमें कमी आएगी और एक तरीके से जो क्लीन एनर्जी की जरूरत है पूरे विश्व को उसमें भी यहाँ पर फायदा हो सकता है। तो इन सभी बातों का यहाँ पर आप जिक्र कर सकते हैं और अपने आंसर को लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर कही गई हैं। इन सारे टॉपिक्स को आप पढ़ लेंगे और मेरी बातें सुनने के बाद आपको ये टॉपिक और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।